नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 10th का बायोलॉजी के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेज, उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि ये है क्या जीवन में होने वाली जो हमारे लाइफ के जो प्रोसेसेज हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को हम लोग 2 वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो ये जो एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है, इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, तो उसके बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग कह सकते हैं कि कौन सी जो चीज़ें हैं वो जीवित हैं यानी लाइव हैं और कौन सी जो हैं वो नहीं। तो जैसे अगर एग्जाम्पल हम देखें कि लिविंग थिंग्स का क्या क्या फंक्शन होता है, मतलब सिंपली जो बचपन में हम लोग देखते थे कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो रन कर सकते हैं, वो खा सकते हैं, वो बोल सकते हैं, तो ये सब लिविंग थिंग्स का है। तो यहाँ भी अगर किसी डॉग की बात की जाए तो डॉग को अगर हम रन करते देखें, काऊ को अगर हम देखें कि वो अपना जो चारा है उसे चबा रहा है, या फिर कोई इंसान जो है वो गली में चिल्ला रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो हम कहेंगे इन सब चीज़ों को कि ये कौन है, तो ये लिविंग थिंग्स है। अब अगर ये जो चीज़ मतलब जो ये थिंग्स हैं जैसे कि डॉग हो गया, काऊ हो गया या मैन हो गया, ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, अगर ये सोए हुए रहे तब तो ये एक्टिविटी ये नहीं करेंगे। अगर सोए हुए रहेंगे तब हम कैसे सोच सकते हैं कि ये लाइव है, मतलब फिर भी तो हम लोग सोचते हैं कि ये जीवित है। तो इसके लिए हम कैसे जानेंगे? तो इसे जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें देखना होगा कि वो सांस ले रहे हैं या नहीं। तो हम देखते हैं उन्हें सांस लेते हुए, और जब अगर वो सांस ले रहे हैं तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, जीवित है। यानी अगर वो सोए हुए रहे हैं फिर भी वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो ये तो हो गया एनिमल्स की बात। अगर प्लांट्स की बात करें तो उन्हें हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो जीवित हैं या फिर निर्जीव हैं, मतलब लाइव है या नॉट लाइव है। तो इनको जानने के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन है या नहीं, मतलब हरे अगर वो रहेंगे तो हम कह सकते हैं, या फिर कुछ लोग कहेंगे कि जो हरे प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, तो वो लाइव है। लेकिन अब उन प्लांट्स के बारे में क्या जिनका कि कलर ग्रीन नहीं होता है, ग्रीन के अलावा कोई और दूसरा कलर होता है, उन्हें हम कैसे कहेंगे कि वो जीवित हैं, लाइव हैं? तो उनके ग्रो को देख करके, मतलब समय के साथ होता क्या है प्लांट्स का, तो उनका ग्रोथ होता है। तो जब उनका ग्रोथ होते रहेगा तो हम कहेंगे कि वो लाइव हैं, हम लोग कह सकते हैं। या फिर कुछ लोग कहेंगे कि वो ग्रो कर रहे हैं यानी कि वो जीवित हैं। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि उनमें भी कुछ मूवमेंट होता है। आइदर ये मूवमेंट जो है वो ग्रोथ रिलेटेड हो या फिर नहीं। मतलब हम लोग में मूवमेंट कैसा होता है, तो हम लोग मूव करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, और प्लांट्स में मूवमेंट कैसा होता है, तो वो ग्रो करते हैं। तो ये एक कॉमन एविडेंस हो गया कि कोई भी चीज़ जो है वो क्या है, अलाइव है। प्लांट जो है उसमें मूवमेंट कैसा होगा, तो उनका ग्रोथ होगा, और एनिमल तो मूव करते ही हैं। या फिर ब्रीदिंग करते हुए हम देखेंगे अगर वो सोए हुए रहेंगे तो। लेकिन प्लांट्स का जो ग्रोइंग है वो आसानी से हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, मतलब उन्हें देख नहीं सकते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं। तो और लेकिन अगर एनिमल्स की बात करें तो उनका जो विजिबल है, अब मतलब जो ब्रीद है कुछ एनिमल्स का, वो हम आसानी से उसको भी देख नहीं सकते हैं। मतलब बहुत सारे छोटे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका ब्रीदिंग हम देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, तो उनका ब्रीदिंग तो देखना बहुत दूर की बात। तो इस कारण से जो विजुअल मूवमेंट जो है वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करता है लाइफ का, मतलब जो हम देख करके बताते हैं, वो पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेज होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। तो उन प्रोसेसेज को अब हम लोग जानेंगे। तो जैसे अगर स्मॉल स्केल पे देखा जाए, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिनको कि हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो अब हम इन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को ही देखेंगे। तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, अगर इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है वो नेसेसरी है लाइफ के लिए, तो अब हम इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि क्या इनविजिबल यानी कि वैसा मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो हमारे आंखों से, नंगी आंखों से जिसे हम नहीं देख पाते हैं, क्या वो लाइफ के लिए ज़रूरी है? तो अगर प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से ये क्वेश्चन पूछा जाए तो वो कहेंगे कि हाँ, मतलब लाइफ प्रोसेस के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना ज़रूरी है।
तो मॉलिक्यूल जो है वो तो हमें दिख नहीं पाएगा, तो इसलिए उसे हम इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं। और वास्तव में वायरसेस जो हैं उनमें इस तरीके का कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट भी नहीं होता है, फिर भी वो करते क्या हैं कि हमारे सेल को इफेक्ट करते हैं। जैसे अभी ही जो कोरोना वायरस है तो उनमें कोई मूवमेंट नहीं दिखता है, लेकिन हमारे सेल को वो डैमेज कर रहे हैं। तो पार्टली मतलब कुछ हद तक लोग इसे क्या कहते हैं कि ये अलाइव है, और कुछ कहते हैं कि ये क्या है, नॉट अलाइव। तो इसके बीच में लोगों में क्या है, कंट्रोवर्सी है, किसको लेकर के, वायरसेस को लेकर के, कि वो अलाइव होते हैं या फिर नहीं। तो अब हम जानेंगे कि क्यों ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो किसी भी लाइफ के लिए ज़रूरी है। और हम लोगों ने पिछले क्लासेज में मतलब 9th वगैरह में देखा था कि क्या था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर उनका है, मतलब एक तरीके से हर एक फंक्शन के लिए उनके पास अलग अलग चीज़ है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। तो उनमें हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि उनके पास टिश्यूज होते हैं, और टिश्यूज जो होते हैं वो किन से बने होते हैं, सेल से, और सेल का भी स्मॉलर कंपोनेंट्स यानी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और इसी तरीके से और भी मतलब सेल के अंदर भी और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स। तो क्योंकि ये करते क्या हैं कि अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, इसलिए इनका जो और ये ऑर्गेनाइज्ड रहता है, मतलब एक तरीके से अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग इनका स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग टिश्यू होते हैं। तो ये हो गए क्या कि ऑर्डर नेचर में हो गए, एक तरीके से सजे हुए हो गए लिविंग स्ट्रक्चर। और ये इनमें होता क्या है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होते रहता है, मतलब समय के साथ इनका जो स्ट्रक्चर है या फिर टिश्यू की हम बात अगर करें या सेल की बात करें तो वो ब्रेक होते रहता है, मतलब समय के साथ वो टूटते रहता है। तो यदि ये ब्रेकडाउन अगर जारी रहेगा तो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनका जो सेल है वो धीरे धीरे पूरा ख़त्म हो जाएगा, उनका जो टिश्यू है वो भी खत्म हो जाएगा अगर ब्रेकडाउन केवल जारी रहा तो इस कारण से लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक चीज़ और क्या होता है इस ब्रेकडाउन के साथ साथ कि रिपेयरिंग भी चलते रहता है, और उनका जो स्ट्रक्चर है इस कारण वो मेंटेन होते रहता है। मतलब कुछ जो चीज़ें हैं वो ब्रेकडाउन मतलब वो टूटते गए, और नए जो चीज़ें हैं वो रिपेयर मतलब बनते भी रहती है, इस कारण उनका स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ रहता है, उसी तरीके से उनमें बहुत हद तक चेंजिंग नहीं आती है। तो चूंकि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किससे बने होते हैं, तो मॉलिक्यूल से। तो इस कारण अब मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो उनका तो मूवमेंट होना ही है, नया मॉलिक्यूल जो बन रहे हैं तो उनका भी मूवमेंट होना है। तो इस कारण से लाइफ के लिए हर समय मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो अब ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये क्या है, इसे हम जानेंगे कि क्या है ये मेंटेनेंस प्रोसेस किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्या कि व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस यही हैं, मतलब ये सब जो चीज़ें हैं जो ब्रेक डाउन हो रहा है उसके बाद उनका मेंटेनेंस हो रहा है, उनका रिपेयरिंग हो रहा है, यही लाइफ प्रोसेस है। और इसमें बहुत सारे फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे फंक्शन शामिल होते हैं। तो मेंटेनेंस फंक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो होगा वो जारी रहेगा। अगर हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं फिर भी मेंटेनेंस फंक्शन वो जारी रहता है हमारे शरीर के अंदर या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके बॉडी के अंदर। तो किसी तरीके का वो ऑर्गेनिज्म हो, मतलब प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, सभी के शरीर में ये जो ब्रेकडाउन और जो मेंटेनेंस या रिपेयरिंग का जो काम है वो चलते रहता है शरीर के अंदर ही, उनके बॉडी के अंदर ही। यदि हम लोग जैसे कि अगर बच्चे आप लोग हैं तो क्लासरूम में अगर आप बैठे हुए हैं तो उस समय भी आपका जो बॉडी के अंदर रिपेयरिंग काम चल रहा है, अगर सोए हुए हैं फिर भी, और मेंटेनेंस जॉब जो है वो हमेशा चलते रहता है, बैठे हुए हैं फिर भी, कोई कार्य कर रहे हैं उस समय भी, या फिर हम सोए हुए हैं फिर भी। तो यही जो प्रोसेस है जो एक साथ परफॉर्म होता है मेंटेनेंस का जो प्रोसेस जो एक साथ परफॉर्म होता है उन्हीं को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो चूंकि ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है वो ज़रूरी है, किस कारण से, तो डैमेज और ब्रेकडाउन से बचने के लिए, क्योंकि डैमेज और ब्रेकडाउन तो वो हमेशा लगा ही रहेगा, और अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो हमारा जो लाइफ है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएगा। तो इस कारण से इन मेंटेनेंस के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इन सब मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब एक नया चीज़ आया एनर्जी, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो वो एनर्जी जो है उस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में वो आएगा कहाँ से, तो वो आता है उसके बॉडी के बाहर से। मतलब
ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आएगा, तो उसके इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर से। तो इस कारण से इसमें होता क्या है कि कुछ जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के आउटसाइड से उसके अंदर आते हैं। तो ये जो चीज़ है मतलब जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम किस तरीके से, मतलब डायरेक्ट हम एनर्जी ले लेते हैं, नहीं, तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हम लेते हैं अपने फूड के माध्यम से। तो ये सोर्स ऑफ एनर्जी को हम लोग कहते क्या है, फूड, और ये हमारे शरीर के अंदर जाता है। और प्रोसेस जिसमें हम लोग फूड को इनटेक करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कॉमनली न्यूट्रिशन, सिंपली पोषण। तो यदि बॉडी साइज किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर ग्रो कर रहा हो तो उसे कुछ एडिशनल रॉ मटेरियल्स की भी ज़रूरत होती है, उसके शरीर के बाहर का कोई रॉ मटेरियल्स की भी, जब उसका शरीर क्या हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो चूंकि जो लाइफ है अर्थ पे वो डिपेंड किस पे करता है, तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, यानी हमारा भी जो बॉडी है वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो कार्बन पार्टिकल से। तो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, जो भी अर्थ पे जो लाइफ है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स है। तो इस कारण से बहुत सारा जो हमारा फूड सोर्स है जो हम इंटेक करते हैं उसमें भी कार्बन बेस्ड होना चाहिए, मतलब कार्बन उसमें भी होना चाहिए। अब कम्प्लेक्सिटी, मतलब कार्बन सोर्स का बहुत सारा जटिलता है, मतलब अलग अलग फॉर्म में कार्बन पाया जाता है। तो इस कम्प्लेक्सिटी पे के आधार पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग न्यूट्रिशनल प्रोसेस उनमें होते हैं, मतलब डिफरेंट काइंड्स के न्यूट्रिशनल प्रोसेस, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरीके के कार्बन सोर्स को अपने फूड की तरह लेता है तो उसी के जैसा उनके अंदर न्यूट्रिशनल प्रोसेस होगी, मतलब न्यूट्रिशन का जो प्रक्रिया होगा वो उसमें उसी तरीके का होगा, मतलब वो कौन सा कार्बन का फॉर्म ले रहे हैं अपने भोजन के तौर पे, तो उस तरीके से उनमें न्यूट्रिशनल प्रोसेस होगा। अब आउटसाइड जो सोर्स है एनर्जी का वो बहुत ही विविध है, मतलब उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज हैं। तो चूंकि एनवायरनमेंट जो है वो किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है, तो इस कारण वो करेगा क्या कि जो भी वो सोर्स प्रोवाइड कराएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वो उनके लायक एकदम नहीं कि एकदम डायरेक्ट वो उस सोर्स को लिए और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गए, मतलब बिल्कुल वो एनर्जी में उनके लिए कन्वर्टेड ही नहीं रहेगा कि मतलब एनर्जी में कन्वर्टेड है, बस वो इंडिविजुअल गए और वहाँ से एनर्जी ले लिए। तो बहुत सारा प्रोसेस होता है जिसमें कि एनर्जी का कन्वर्जन, मतलब वो जो फूड लेते हैं वो फिर शरीर के अंदर जा करके वो किस तरीके से डाइजेस्ट वगैरह होता है, वहाँ से कैसे हमें एनर्जी मिलता है, तो इसे हम लोग जानेंगे। तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो ये जब हमारे शरीर में जाता है तो ये ब्रोकन डाउन होता है, मतलब टूटता है और उसके बाद हमारे शरीर को बनाता है, मतलब ये जब जाते हैं एनर्जी मिलता है तो हमारा शरीर का मेंटेनेंस होता है, रिपेयरिंग होता है। और ये जो है वो ऐसे होने चाहिए हमारे जो कि फाइनली कन्वर्ट हो जाए सोर्स ऑफ एनर्जी में, जिसका कि हम लोग यूज कर पाए, मतलब उसके जो बहुत सारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हैं जो कि ज़रूरत होता है हमारे लिविंग स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, तो उन्हें एनर्जी मिल जाए, मतलब जो भी चीज़ हम इंटेक कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, उससे इस टाइप का एनर्जी वो फॉर्म हो जाए, मतलब हमारे शरीर में जाने के बाद कि जो भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स है लाइफ प्रोसेस के लिए उन्हें एनर्जी मिल पाए, क्योंकि बिना एनर्जी के मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नहीं होगा। अब और क्या होना चाहिए कि ये जो काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो ग्रोथ के लिए भी, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए भी। तो इन सब में होता क्या है कि जो भी चीज़ मतलब हम इनटेक करते हैं, जो फूड हम लेते हैं, उनमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जो कि ज़रूरी है। अगर वो केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगे तो हम उन्हें एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सब भी हमारे शरीर के अंदर होता है, या फिर जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके शरीर के अंदर होता है। और ये सब जो है वो कुछ कॉमन केमिकल रिएक्शन है जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, मतलब वो टूटते हैं। और इससे होता क्या है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म करते क्या हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं, मतलब उनके बॉडी के बाहर से वो ऑक्सीजन को लेते हैं एज अ सोर्स, और
जो प्रोसेस है ऑक्सीजन को लेने का हमारे बॉडी के बाहर से, इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो भी फूड का सोर्स है, मतलब जो फूड हम ले रहे हैं वो ऑक्सीजन की मदद से क्या होगा, टूटेगा। और टूटने के बाद जो हमारे सेल की ज़रूरत है, सेल की ज़रूरत क्या है कि जो ब्रेकडाउन मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर फूड में चेंज हो जाए और उसके बाद हमारा जो सेल है उसका यूज कर पाए एज अ एनर्जी। तो जिस प्रक्रिया में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, हमारे बॉडी से बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन मदद करता है हमारे फूड के ब्रेकडाउन में, उस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे। अब जब केस आएगा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का, यानी कि एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म, तो उसमें क्या होगा कि कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं। मतलब हम लोग में जैसे अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वैसे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में कोई स्पेसिफिक खास ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ना ही भोजन लेने के लिए, ना ही गैस के एक्सचेंज के लिए, ना ही उनके अंदर जो वेस्ट मटेरियल बने हैं उनके लिए, क्योंकि उनका जो इंटायर सरफेस होता है, मतलब पूरा जो ऑर्गेनिज्म का जो सरफेस होता है वो डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है। तो कोई भी अलग अलग ऑर्गन्स की ज़रूरत इन्हें होती नहीं है। मतलब जो भी चीज़ बाहर से इन्वायरमेंट से लेना है वो डायरेक्ट उनका जो क्या कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन जो है, जो सेल सिंगल सेल्ड है तो उनका जो मेम्ब्रेन है वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, वहीं से वो डायरेक्टली ले लेते हैं। लेकिन अगर वैसे ऑर्गेनिज्म की बात की जाए जिनका कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी डिजाइन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी हम लोग जैसे हैं, तो इनमें क्या होगा, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल होते हैं वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं। तो इस कारण से अब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो हर एक फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए अलग अलग ऑर्गन की ज़रूरत होती है। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म करते क्या है कि डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू जो भी रिक्वायरमेंट है सेल का वो इन्वायरमेंट से लेकर के अपना पूरा कर लेते हैं। मतलब अगर उनको भोजन लेना है या फिर ऑक्सीजन लेना है या फिर एक्सक्रीट करना है तो वो सारा करेंगे क्या कि इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है ही, और वहीं से वो ले लेंगे डिफ्यूजन के थ्रू। मतलब वो जो पार्टिकल्स है वो डिफ्यूज होकर के उनके अंदर आ जाएगा और वहाँ जो साइटोप्लाज्म वगैरह है, जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो उसका यूज कर लेंगे। तो अब हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता क्या है कि अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और हम इस बात कि हमें जानकारी है कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक तरीके से बॉडी जो होता है उस ऑर्गेनिज्म का, उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब अलग अलग एक तरीके से संगठन रहता है अलग अलग ऑर्गन्स का। और इसी कारण से वो करते क्या हैं कि जो फूड लेते हैं या फिर ऑक्सीजन लेते हैं वो एक स्पेशलाइज मतलब खास टिश्यू का फंक्शन है कि उनके अंदर फूड ले जाना या फिर ऑक्सीजन ले जाना। तो अब होगा क्या कि अगर अलग अलग टिश्यू रहे फूड के लिए, फूड ले जाने के लिए और ऑक्सीजन ले जाने के लिए, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगा। तो प्रॉब्लम क्या आएगा, तो फूड और ऑक्सीजन जो है वो एक ही जगह पे, मतलब बॉडी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो एक ही जगह पे वो ज़रूरी होता है। और हर एक जो पार्ट है हमारे बॉडी का उन्हें दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, फूड की भी और ऑक्सीजन की भी। तो सिचुएशन आया कि क्या कि यहाँ अब इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए किसको, फूड और ऑक्सीजन को, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है जो कि हमारे शरीर के अंदर रहता है। वो करता क्या है कि फूड और ऑक्सीजन को कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह, मतलब हमारे शरीर में या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं उनके शरीर में एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। अब ये जो केमिकल रिएक्शन है इसका यूज हम लोग करते हैं कार्बन सोर्स और ऑक्सीजन पे। और इन दोनों मतलब कार्बन सोर्स क्या हुआ हमारा फूड, और ऑक्सीजन जो कि हम एयर से लिए, इन दोनों का यूज करके हम लोग एनर्जी जनरेट, मतलब हमारे शरीर के अंदर एनर्जी का जनरेशन होता है। और इसमें कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, मतलब कुछ बाई प्रोडक्ट्स क्रिएट होते हैं जो कि यूजलेस है, मतलब बिना उपयोग का है हमारे सेल के लिए, और कभी कभी ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाता है, मतलब नुकसानदायक भी।
तो इस कारण से ये जो है वो वेस्ट है बाई प्रोडक्ट, और इसे हमारे शरीर से हटाने की ज़रूरत होती है। तो ये कब, मतलब जब हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं, कार्बन सोर्स मतलब जो फूड हुआ और ऑक्सीजन का, तो उसी में एक बाई प्रोडक्ट बन गया जो कि हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो गया, तो इसे हमारे शरीर से हटाने की ज़रूरत होती है। तो ये जिस प्रोसेस से हमारे शरीर से हटाया जाता है उस प्रोसेस को हम एक्सक्रिएशन कहते हैं। तो ऊपर हम लोगों ने रेस्पिरेशन देखा, उसके बाद एक्सक्रिएशन देख रहे हैं, ये सारा लाइफ प्रोसेस ही है। तो फिर से हम बेसिक रूल बॉडी का देखेंगे, उनका डिजाइन देखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का कि किस तरीके का डिजाइन होता है, और उनमें एक्सक्रिएशन के लिए भी क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। यानी कि वो करता क्या है, वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू कि वो जो भी वेस्ट मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्ट करेगा, और इसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा टिश्यू होता है, तो उस टिश्यू का नाम है एक्सक्रेटरी टिश्यू। तो अब हम अलग अलग जो प्रोसेसेज हैं जो कि हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रिशन होता क्या है, तो ये जब फूड हम लोग लेते हैं तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत कब होती है, हमें सो देखते हैं या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को। तो जब हम वॉक कर रहे हैं, यानी कि वॉक कर रहे हैं या फिर बाइसिकल राइड कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जब हम कोई अपेरेंट एक्टिविटी मतलब कोई खास कार्य नहीं भी कर रहे होते हैं, तभी हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए, यानी कि इसमें तो रिपेयरिंग का वर्क हो ही रहा है, और जैसा हमारा बॉडी है उसी स्टेट में रहने के लिए, मतलब उसे कमज़ोर नहीं होने देना है, उस कारण भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी हम लेते कहाँ से हैं, तो कोई भी जो आउटसाइड मटेरियल होता है, मतलब हमारे बॉडी के बाहर से, उसे हम लोग लेते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसके कारण होता क्या है, ये जो मटेरियल्स है वो हमें किस तरीके से हेल्प करता है, तो ग्रो करने में, डेवलप करने में, उसके बाद प्रोटीन को बनाने में, और भी जो दूसरे सब्सटेंस हैं हमारे बॉडी के लिए, उनका भी सिंथेसिस हमारे शरीर में होता है, इन्हीं रॉ मटेरियल्स मतलब जो फूड हम लेते हैं उनसे। अब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आता है, तो जो मटेरियल हम लोग खाते हैं वहीं से आता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। तो जो जनरल रिक्वायरमेंट्स है एनर्जी का या फिर मटेरियल्स का, वो कॉमन है हर एक ऑर्गेनिज्म में, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए, यानी अपने शरीर में जो रिपेयरिंग है, जो मेंटेनेंस है, उसको करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत तो होगी ही। और ये जो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया जाता है अलग अलग तरीक़ों से। तो कुछ ऑर्गेनिज्म करते क्या हैं कि सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक सोर्स। यानी कि इनऑर्गेनिक सोर्स कैसे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर के फॉर्म में अपना भोजन लेते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेते हैं एज अ फॉर्म, मतलब अपने भोजन के फॉर्म में, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स यानी कि वो खुद से अपना भोजन बनाते हैं, किसके हेल्प से, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के हेल्प से। जिनमें कौन कौन से शामिल होते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म करते क्या हैं कि यूटिलाइज करते हैं कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज को, और ये कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज जो है वो टूटता है उनके शरीर में जा कर के सिंपलर सब्सटेंसेज में, और उसके बाद मतलब ये कब टूट जाता है, तो जब उनको ज़रूरी होता है, तो ज़रूरत से पहले ही वो टूट जाता है सिंपलर सब्सटेंसेज में, और उसके बाद इसका यूज करके बॉडी का ग्रोथ होता है। अब इसको अचीव करने के लिए, यानी कि ये जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसे सिंपलर सब्सटेंस में टूटने के लिए क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारा चीज़ों का यूज करता है, मतलब बायो कैटेलिस्ट। अब कैटेलिस्ट का काम क्या है कि वो जो प्रोसेस है उसके स्पीड को बढ़ा देना। तो बायो कैटेलिस्ट जो कि इंजाइम होता है हमारे शरीर में, वो मदद करता है इसको ब्रोकन होने में, मतलब टूटने में, जो भी कम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसे टूटने में जो भी इंजाइम है या फिर जिसे हम बायो कैटेलिस्ट कहते हैं वो मदद करता है। अब
जो हेट्रोट्रॉप्स हैं वो मेनली डिपेंड मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेड होते ही हैं। तो हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से शामिल होंगे, तो एनिमल्स और फंगी जो हैं वो हेट्रोट्रॉपिक्स एनिमल्स हो गए। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब एनिमल्स और फंगी हो गए हेट्रोट्रॉपिक, जो कि ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब किस तरीके से जो अपना भोजन खुद से क्रिएट करते हैं, उनमें न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है। तो वो करते क्या हैं आउटसाइड इन्वायरमेंट से, तो वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो कार्बन और एनर्जी रिक्वायरमेंट जो ऑटोट्रॉप ऑर्गेनिज्म का है वो फुलफिल किया जाता है किस कारण से, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया होती है उसमें कार्बन और वाटर का यूज करके वो अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और इस प्रोसेस में ऑटोट्रॉप्स करते क्या हैं कि बाहर से जो लिए हुआ सब्सटेंस है उसे कन्वर्ट कर देते हैं अपने फूड के फॉर्म में, और वो जो होता है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, मतलब ऐसा एनर्जी होता है जिसे वो लोग स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब ऑटोट्रॉपिक जो हैं ऑटोट्रॉप्स वो स्टोर करके उस एनर्जी को रख सकते हैं जो कन्वर्ट हुआ है आउटसाइड मटेरियल से उसे। तो ये जो मटेरियल है वो किस चीज़ से बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बना, और ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, तो कार्बोहाइड्रेट्स में। और इसमें कुछ कैटलिस्ट होते हैं, मतलब यहाँ भी कैटलिस्ट होते हैं। वो कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं, तो सनलाइट, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा। और एक और कैटलिस्ट है क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट ही जो सोर्स है, मतलब ये एनर्जी का सोर्स है प्लांट्स के लिए, यानी प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे मतलब अगले सेक्शन में इसको और डिटेल में। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसे तुरंत यूज नहीं कर लिया जाता, मतलब प्लांट्स उसे तुरंत यूज नहीं करते हैं, उसे स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में उसे स्टोर करके रखते हैं, और बाद में जब भी उन्हें ज़रूरी होता है तो इस रिजर्व एनर्जी का वो प्लांट जो है वो यूज करते हैं। और सेम चीज़ हमारे बॉडी में भी होता है। हम भी करते क्या हैं कि एनर्जी जो हम फूड से लेते हैं उसे कुछ दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं अपने बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो जैसे वो लोग स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स, उसी तरीके से जो एनिमल्स हैं या फिर हम लोग जो हैं वो उसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके अपने बॉडी में रखते हैं। तो ये देख सकते हैं हम लोग जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका 6 मॉलिक्यूल, उसके बाद वाटर का 12 मॉलिक्यूल्स, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बना रहा है, उसके बाद ऑक्सीजन और वाटर रिलीज हो रहा है। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस में होता कौन कौन सा प्रोसेस है। यहाँ तो हम लोगों ने रिएक्शन देख लिया, तो यहाँ प्रोसेस होगा क्या क्या। तो यहाँ होगा क्या कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट को ऑब्जर्व करेगा, लाइट एनर्जी को। उसके बाद होगा क्या कि लाइट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल एनर्जी में, और इस केमिकल एनर्जी की मदद से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है दो पार्टिकल्स में। अपना हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन जिस कंपोनेंट से वो बना हुआ है उसमें वो टूट जाता है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अपने बॉडी के बाहर से लिया वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, तो कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये जो स्टेप्स हैं वो जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक तुरंत हो जाए प्लांट्स में। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि डिजर्ट्स प्लांट्स करते क्या हैं कि रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए और दिन में वो जो क्लोरोफिल की मदद से जो एनर्जी ऑब्जर्व किए थे, यानी कि जो केमिकल एनर्जी जो सनलाइट से ऑब्जर्व किए थे उसका यूज करके वो रात में अपना भोजन बनाते हैं। तो जरूरी नहीं है, मतलब जब वो लिए कार्बन डाइऑक्साइड को और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड तो रात में लिए और दिन में वो क्या करिए कि क्लोरोफिल की मदद से सनलाइट ले लिया और वो स्टोर करके रखे हुए हैं, तो तुरंत उसे वो नहीं बनाते हैं, मतलब तुरंत अपना भोजन नहीं बनाते हैं। वो करते क्या है, रात में अपना भोजन बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे किस तरीके से जो कंपोनेंट्स हैं जो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए ऊपर के रिएक्शन में। तो यदि हम ध्यान से देखें अगर किसी लीफ के क्रॉस सेक्शन को माइक्रोस्कोप से, तो हम नोटिस करेंगे कि कुछ जो सेल हैं उसमें ग्रीन डॉट्स होते हैं, और यही जो ग्रीन डॉट्स होते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स जो कि क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है। और
उन्हीं में क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है। अब कुछ एक्टिविटी है उसे हमें देखना है, तो करेंगे क्या कि एक पॉटेड प्लांट हम लेंगे, यानी पॉट में पाया जाने वाला गमला वाला हम क्या करेंगे, एक प्लांट को हम लेंगे और उसके बाद इसमें हम करेंगे क्या कि कुछ, जैसे कि हम मनी प्लांट ले सकते हैं, मनी प्लांट या फिर क्रोटॉन का ले सकते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक इस प्लांट्स को हम लोग डार्क रूम में, मतलब 3 दिन तक डार्क रूम में रख दिए इस प्लांट को, और उसके बाद इसमें होगा क्या कि स्टार्च जो रहेगा इस प्लांट्स में वो यूज हो जाएगा, मतलब 3 दिनों तक जो स्टार्च स्टोर करके रखा था यह प्लांट उसे यूज कर लेगा। अब उसे हम क्या करेंगे कि 6 घंटों तक, मतलब 3 दिन रूम में रखें, उसके बाद हम वहाँ से निकालेंगे और 6 घंटों तक उसे हम क्या करेंगे कि सनलाइट में रख देंगे प्लांट को। उसके बाद उसके लीफ को हम प्लग करेंगे, मतलब तोड़ लेंगे, और जहाँ जहाँ ग्रीन डॉट दिख रहा है, जो ग्रीन ट्रेसेज, उसे हम लोग एक पेपर के टुकड़े पे उसी तरीके का एक लीफ बनाएंगे और उसमें हम दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ ग्रीन डॉट है। उसके बाद उसे हम बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनट के लिए डुबो करके उस पत्ती को रख देंगे, उस लीफ को। उसके बाद हम उसे क्या करेंगे कि बॉइलिंग वाटर से निकाल करके और अल्कोहल कंटेनिंग बीकर में डाल देंगे, और फिर ध्यान से हम करेंगे क्या कि नीचे वाटर बाथ, मतलब वाटर को बॉयल करते हुए रखेंगे और उसके ऊपर अल्कोहल को हम रख देंगे। तब तक वो अल्कोहल रखे हुए रहेंगे जब तक कि वो बॉयल करना ना शुरू हो जाए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जो लीफ का जो कलर है उसके साथ क्या होता है, क्या ये जो अब उसके बाद जो सॉल्यूशन है यानी अल्कोहल, उसके कलर के साथ क्या होता है, क्या उसके कलर को भी कोई चेंजिंग होता है। अब उसमें से निकाल करके, यानी कि हमें करना क्या है कि अल्कोहल में से उस लीफ को निकालना है और उसे आयोडीन सॉल्यूशन में डाल देना है कुछ मिनट के लिए, और उसके बाद उस लीफ को निकाल करके अच्छे से उसमें से आयोडीन सॉल्यूशन जो था उसे पोंछ देना है, मतलब साफ कर देना है। अब उस लीफ के कलर को हम जब ध्यान से देखेंगे और जो ट्रेस हम लोगों ने किया था, मतलब पेपर पे जो हम लोगों ने शुरू में बनाया था, उससे जब कंपेयर करेंगे तो क्या यहाँ कंक्लूड होगा, तो यहाँ हमें दिखेगा स्टार्च का प्रेजेंस, मतलब लीफ के किस किस एरिया में स्टार्च प्रेजेंट था वो हमें दिख जाएगा। तो इस एक्टिविटी से वो दिख गया। अब आगे हम लोग देखते हैं लीफ का एक और पार्ट। तो अब हम लोगों ने क्लास 9th में ही देख लिया था कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं, तो ये किस चीज़ से, तो स्टोमाटा से, यानी लीफ में जो प्रेजेंट स्टोमाटा होते हैं उससे। और स्टोमाटा होते क्या है, तो बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि लीव्स के सरफेस पे होते हैं। अब बहुत ज़्यादा अमाउंट जब गैसियस एक्सचेंज का होता है लिप्स का, तो वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है। और ये गैसियस एक्सचेंज किस कारण से होता है, तो फोटोसिंथेसिस के पर्पस से, यानी जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए। लेकिन एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो प्लांट के और दूसरे पार्ट से भी होता है, जैसे कि स्टीम के सरफेस से, उसके बाद रूट से भी, और लिप्स से तो गैसियस एक्सचेंज होता ही है। तो चूंकि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो स्टोमाटा से लॉस भी हो जाता है इस गैसियस एक्सचेंज में, तो इस कारण से प्लांट जो है वो करते क्या है कि अपने जो पोर्स हैं उनको बंद करके रखते हैं, इन पोर्स को बंद करके रखते हैं जब उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये अपने इन पोर्स को, यानी जो स्टोमाटा जिसे हम कहते हैं, उसे बंद करके रखते हैं। और जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है इन पोर्स का, वो किसका कार्य है, तो गार्ड सेल का, मतलब गार्ड जो करता है, गेट को खोलता बंद करता है। तो यहाँ भी प्लांट्स का जो पोर्स है यानी जो स्टोमाटा है, इसको मतलब खोलना और बंद करना किसका काम है, तो गार्ड सेल का। तो यहाँ देख सकते हैं ये गार्ड सेल दिख रहा है, और गार्ड सेल में ये क्लोरोप्लास्ट भी दिख रहा है, तो ये बीन शेप का गार्ड सेल होगा। अब गार्ड सेल जो है वो स्वेल कर जाता है जब वाटर फ्लो करता है, मतलब उसके अंदर वाटर आता है तो वो स्वेल कर गया, मतलब फूल गया। तो जैसे ही वो फूलेगा तो जो हमारा स्टोमाटा पोर है वो खुल जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। और उसी तरीके से जब गार्ड सेल जो श्रिंक हुआ, मतलब उसमें से वाटर का जब लॉस हुआ, तो जैसे ही वो श्रिंक होता है वो बंद हो जाता है। तो ये हो गया।
हम लोगों ने स्ट्रोमाटा के बारे में जाना, किस तरीके से वहाँ से गैसियस एक्सचेंज हुआ, किस तरीके से वाटर का लॉस हुआ, कैसे जो गार्ड सेल्स हैं वो ओपन होते हैं, कैसे वो गार्ड सेल जो हैं वो क्लोज होते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग करते हैं 6.2। इस एक्टिविटी में हमें करना क्या है कि 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स, मतलब गमला में लगाया हुआ 2 प्लांट्स लेना है और दोनों लगभग सेम साइज का एक ही जैसा प्लांट लेंगे और उन्हें अंधेरे कमरे में 3 दिन तक रख करके छोड़ देंगे। उसके बाद हर एक प्लांट को हम ग्लास प्लेट पर रखेंगे और उसे वॉच ग्लास में, एक में हम करेंगे क्या कि एक वॉच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को उस पॉट के बगल में रख देंगे उस प्लांट्स के। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, तो प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए। अब दोनों प्लांट्स को हम बेल जार से कवर कर देंगे, मतलब इस तरीके का ढक्कन बेल जार जैसा पूरा हम कवर कर दिए और नीचे का जो पार्ट है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर न चला जाए, इस कारण से उसे हम करेंगे क्या कि वैसलीन से बॉटम से एकदम बिल्कुल सील करके एयर टाइट बना देंगे। अब इन दोनों प्लांट्स को 2 घंटे के लिए हम सनलाइट में रखते हैं। सनलाइट में क्यों? क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा। उसके बाद हम करेंगे क्या कि एक लीफ हर एक प्लांट से हम प्लग करेंगे और इनमें देखेंगे कि स्टार्च जो है वो कितना प्रेजेंट है। तो क्या दोनों लीफ जो हैं उनमें सेम अमाउंट ऑफ स्टार्च प्रेजेंट होगा? तो नहीं, क्योंकि होगा क्या कि एक जो लीफ है उसका तो स्टार्च खत्म हो जाएगा, वो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा, उसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो सारा का सारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो था वो उसको ले लिया। तो इस कारण से अलग अलग टाइप का स्टार्च दोनों में प्रेजेंट रहेगा। तो इन दोनों एक्टिविटी जो परफॉर्म किया गया, यहाँ से हम लोग एक एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि किस तरीके से सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो अब हम लोगों ने क्या किस बारे में बात किया था? तो ऑटोट्रॉप्स के बारे में, और ऑटोट्रॉप्स की जो ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत, उसे हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अब ये जो ज़रूरत है रॉ मटेरियल्स का उनके बिल्डिंग के लिए, मतलब उनके बॉडी बिल्डिंग के लिए, उसके बाद वाटर जो यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, वो लोग कहाँ से ले लिए? सॉइल से। तो रूट जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो सॉइल से, मतलब रूट से वो चला गया। और जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब भी वो कहाँ से लेते हैं? तो सॉइल से ही। अब नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, क्योंकि वो करते क्या हैं कि इन्हीं नाइट्रोजन एलिमेंट का यूज करके वो प्रोटीन बनाते हैं और भी जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं वो बनाते हैं। तो ये जो प्रोटीन है, मतलब जो नाइट्रोजन है, वो उन्हें मिलता कहाँ से है? तो किस तरीके से मिलता है? तो ये जो नाइट्रोजन है वो लेते हैं इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या फिर सिंपली नाइट्रेट्स के फॉर्म में, या फिर ये लिया जाता है कैसे? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया जाता है किनके द्वारा? तो बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि करते क्या हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स में। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, जो भी हमारा जो दाल वाले यानी पल्सेज वाले जो भी हमारे प्लांट्स होंगे, उनके रूट्स में एक नोड होता है जहाँ की राइबोजियम बैक्टीरिया रहता है। वो करता क्या है कि डायरेक्टली इन्वायरमेंट में जो प्रेजेंट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होते हैं उन्हें वो कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में, और वो जो नाइट्रेट होता है वो फिर से सॉइल में वाटर के साथ सोल्यूबल रहता है और वो सोल्यूबल होकर के और प्लांट्स उसे ले पाते हैं, क्योंकि प्लांट जो है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, उनके पास ऐसा एबिलिटी नहीं होता है। तो उनकी मदद कौन करता है? तो राइबोजियम बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम जानते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि वैसा न्यूट्रिशन जो कि एनिमल्स और फंगी में होता है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका शरीर इस तरीके से बना हुआ है कि वो इस एनवायरनमेंट में खुद को ढाल लेता है, अडेप्ट कर लेता है। और जो न्यूट्रिशन का जो प्रकार है, मतलब किस तरीके का वो न्यूट्रिशन ग्रहण करेगा, वो डिपेंड करता है कि कैसा कैसा फूड मटेरियल अवेलेबल है, और वो और किस पे डिपेंड करता है? तो किस तरीके से वो फूड को वो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है, कैसे वो प्राप्त करता है। जैसे अगर हम देखें कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फूड लेते हैं स्टेशनरी सोर्स से, जैसे कि ग्रास,
ग्रास उनका भोजन है। या फिर कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका मोबाइल मतलब वैसा चीज़ जो कि एक जगह से दूसरे जगह घूमने वाला चीज़ हो उसे वो लोग एज ए फूड लेते हैं। तो क्या इनमें डिफरेंस होगा? न्यूट्रिटिव एपरेटस है उनमें तो डिफरेंस होगा ही, जो फूड जिस तरीके से वो एसेस कर रहे हैं उनमें भी डिफरेंस होगा। तो उसी तरीके से काऊ और लायन, जैसे काऊ है वो किसको चीज़ को खाएगा? घास को, और लायन जो है वो मोबाइल मतलब कि डियर को खाएगा, जो घूमने वाला चीज़ है। तो इनका जो न्यूट्रिटिव एपरेटस है वो भी अलग टाइप का होगा। तो एक रेंज है स्ट्रेटजी का जिसके द्वारा होता क्या है कि फूड लिया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा और कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो वो डायरेक्टली नहीं, मतलब फूड लिए और वो डायरेक्ट आया हमारे मुंह में और एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो करते क्या हैं कि अपने फूड मटेरियल को अपने बॉडी के बाहर ही उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसके बाद उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? तो फंगी, ब्रेड मॉल्ड्स में, उसके बाद ईस्ट है, मशरूम है, ये सब करता क्या है कि बाहर ही जो भी फूड मटेरियल्स है उसको ब्रेक डाउन तोड़ देता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में और उसके बाद उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि हम ह्यूमंस बींग्स, वो करते क्या है कि पूरे के पूरे मटेरियल्स को अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं और उसके बाद हमारे शरीर के अंदर उन फूड मटेरियल्स का ब्रेकडाउन होता है। तो किस तरीके से ये जो ब्रेकडाउन जो है वो कैसे डिपेंड करेगा कि वो शरीर के बाहर होगा या शरीर के अंदर? तो वो डिपेंड करता है बॉडी डिजाइन पे, मतलब उस ऑर्गेनिज्म का किस तरीके का बॉडी का डिजाइन है और कैसा उसका फंक्शन है। तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं कहाँ से? प्लांट से, और कुछ जो है वो एनिमल से बिना उन्हें मारे हुए। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट से न्यूट्रिशन लेंगे बिना प्लांट को मारे हुए, या फिर एनिमल से भी न्यूट्रिशन लेंगे बिना उन्हें मारे हुए। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। मतलब यहाँ पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी का यूज किया जाता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा। जैसे कि एक जो प्लांट पे डिपेंड होने वाला जो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट को शुरू में नहीं मारता है, जब बहुत ज़्यादा ये फैल जाता है तब मारता है, वो है अमरबेल, जिसका कि नाम कस्कूटा है। उसके बाद टिक्स हो गए, उसके बाद लाइस जो हमारे बालों में होता है, उसके बाद लीचेज जो कि पानी में होता है, जानवरों के पैरों में चिपक जाता है, उसके बाद टेपवर्म। तो ये सब जो है वो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए और उनको पूरी तरीके से मारते नहीं हैं, लेकिन उनका जो बनाया हुआ भोजन है वो खुद कंज्यूम कर जाते हैं और कभी कभी वो इतना ज़्यादा मतलब फैल जाते हैं खुद पैरासाइटिक जो ऑर्गेनिज्म है कि जिस पे वो डिपेंड है उनको अपना भोजन मिल ही नहीं पाता है, जिस कारण वो मर जाते हैं। तो यहाँ हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो कुछ जो फूड है, तो फूड और जो वे है उनका मतलब फूड इनटेक करने का वो अलग अलग है। तो इसी कारण से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वेरियस ऑर्गेनिज्म का वो भी अलग अलग होगा। यानी कि जिस तरीके का वो फूड इनटेक करेंगे, जिस तरीके से वो फूड लेंगे, उसी तरीके पे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिपेंड करेगा। तो अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ जो फूड लिया जा रहा है सिंगल सेल, जैसे कि अमीबा की बात करें तो ये जो फूड लिया जा रहा है वो इंटायर सरफेस मतलब पूरे सरफेस के द्वारा, लेकिन जो कम्प्लेक्सिबिलिटी है इन ऑर्गेनिज्म में वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। क्योंकि अब अगर जो कम्प्लेक्सिबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो वो बढ़ेगा क्या, क्योंकि वहाँ पे होगा क्या कि डिफरेंट पार्ट्स रहेंगे अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जैसे अगर अमीबा की बात की जाए तो ये है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें फूड जो है वो यूज किया जाता है एक टेम्पररी फिंगर लाइक, मतलब टेम्पररी चीज़ बनता है फिंगर जैसा, और वो करता क्या है कि सेल के सरफेस से ही निकलता है और वो फ्यूज करता है, मतलब वो जो फूड पार्टिकल्स है उसके साथ, और फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद ये जो फूड वैक्यूल्स है वो धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, तो अंदर उसके बॉडी के अंदर, और कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो उसके शरीर के अंदर मतलब उस सेल के अंदर जाने के बाद वो सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है और उसके बाद वो मिलकर
किसमें, साइटोप्लाज्म में मिल जाता है। और जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहा, मतलब बिना पचा हुआ मटेरियल, वो फिर उस सेल के सरफेस से बाहर फेंक दिया जाता है। और अगर पैरामीशियम की बात करें, ये तो हो गया अमीबा की बात, अगर पैरामीशियम की बात की जाए तो पैरामीशियम अगर आप देखोगे तो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर से दिखेगा। तो पैरामीशियम जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेल जो होता है उसका डिफिनिट एक फिक्स शेप होता है और इसमें खास स्पेसिफिक डॉट होते हैं फूड इनटेक करने के लिए। तो फूड जो यहाँ पे मूव करता है वो सीलिया के मूवमेंट के कारण। तो सीलिया हम लोगों ने पढ़ा था कि स्किन के ऊपर जहाँ भी हेयर रहेगा वो सीलिया के प्रेजेंस में रहेगा, मतलब 9th में हम लोगों ने देखा था कि सीलिया होता क्या है। तो इसी सीलिया के मूवमेंट के कारण जो कि करता क्या है कि पूरे सेल के सरफेस को कवर करके रखता है पैरामीशियम में। तो पैरामीशियम में अलग अलग स्पॉट होता है, अमीबा जैसा नहीं होता है, मतलब फूड इनटेक करने का और एक्सक्रिएशन का। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्यों में हम लोग अब देखेंगे कि किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। तो प्लांट्स में हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देख लिया, अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम लोग ह्यूमंस की बात करेंगे। तो ह्यूमंस में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो बहुत लंबा ट्यूब होता है। वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ होता है, तो हमारे मुंह से लेकर के इनस तक जाता है। ये नीचे जो फिगर है उसमें आप लोग देखेंगे। और हम लोग ये जो ट्यूब है इसे हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग पार्ट्स, हमारे बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उससे जुड़ा हुआ होता है और अलग अलग जो रीजन्स हैं उसका स्पेशलाइज्ड फंक्शंस हैं, मतलब डिफरेंट फंक्शंस हैं। अब क्या होता है जब हम फूड को एक बार अपने शरीर में, मतलब हमारे शरीर में जब फूड प्रवेश करता है, भोजन प्रवेश करता है, तो क्या होता है, इस प्रोसेस को हम लोग अब देखते हैं। तो इसमें जब भी हम भोजन को लेते हैं तो अलग अलग टाइप्स के फूड को हम खाते हैं और ये पास होता है एक ही ट्रैक्ट से, यानी एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से। किसी तरीके का हम भोजन लें, एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से वो पास होगा। तो नेचुरली जो फूड होता है वो क्या होता है, मतलब वो प्रोसेस्ड होगा। प्रोसेस्ड होकर के वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा और छोटे टुकड़ों में बदल करके वो एक तरीके का टेक्सचर बनाता है। यानी जो हम भोजन करते हैं तो वो जो पार्टिकल्स है वो कभी बड़ा भी रहता है, कभी छोटा भी। तो अब वो जो जाएगा वो एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर के गुजरेगा, तो उसे सेम स्ट्रक्चर का चाहिए, सेम टेक्सचर का चाहिए, बिल्कुल छोटा चाहिए। तो उसे उस तरीके से हमारे शरीर में आने के बाद वो वैसा कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्ट होता कैसे है, तो इस फंक्शन को अचीव किया जाता है हमारे मुंह में जो दांत हैं उनके द्वारा। तो दांत करते क्या है कि फूड को क्रश करके बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल देते हैं। और क्यों बदलते हैं, क्योंकि हमारा जो कैनल है, एलिमेंट्री कैनल, वो बहुत ही, उसका जो लाइनिंग है वो सॉफ्ट है। और अगर हम हार्ड फूड अगर खाएंगे या फिर बड़ा जो पार्टिकल्स है उसे अगर हम खाते हैं तो वो हमारे एलिमेंट्री कैनल को हार्म पहुंचा सकता है। तो जो फूड जो है वो हमारे मुंह से जैसे ही पास होता है वो स्मूथ हो जाता है और गीला हो जाता है। तो कैसे होता है, तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारा जो मुंह है उसमें पानी आ जाता है। तो ये एक्चुअली पानी नहीं होता है बल्कि एक तरीके का फ्लूइड होता है जिसे हम लोग सैलिवा कहते हैं और ये सेक्रेट होता है सैलिवरी ग्लैंड से, यानी ये लार ग्रंथि जो होता है उससे लार सेक्रेट होता है और वो हमारे फूड में मिक्स हो जाता है। अब दूसरा जो एस्पेक्ट्स है फूड का वो क्या है कि कम्प्लेक्स नेचर का जो फूड है, और ये जब यदि एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा तो ये क्या होगा कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में जब टूटता है तब हमारे एलिमेंट्री कैनाल जो है वो इसको एब्जॉर्ब करता है। और ये होता कैसे है, तो टूटने का जो कार्य है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसमें मदद करता है, मतलब उसे ब्रेकडाउन में मदद करता है और इसे हम लोग इन बायोलॉजिकल कैटलिस्ट को एंजाइम्स कहते हैं। तो सबसे पहले जो भोजन का पचना हम लोग कहते हैं, यानी कहाँ से शुरू होता है, तो वो मुंह से शुरू होता है, यानी मुंह में भी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना चालू हो जाता है। तो मुंह में कौन सा एंजाइम जो है वो इसके जो ब्रेकडाउन है उसमें मदद करता है, तो सैलिवा।
तो सलीवा में होता क्या है कि एक तरीके का एंजाइम है जिसे हम लोग सैलिवरी एमाइल से कहते हैं। वो करता क्या है कि स्टार्च को तोड़ देता है, जो कि स्टार्च बना हुआ रहता है किसी से तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बना होता है, उसे वो सिंपल शुगर में तोड़ देता है। कौन? सैलिवरी एमाइल से। और जो फूड फिर से मिक्स हो जाता है पूरी तरीके से सलीवा में, वो कब मिक्स होता है? तो जब हम भोजन को चबाते हैं और हमारा जो टंग है, मस्कुलर टंग, वो उसे पूरे तरीके से मिला देता है, मतलब मिक्स कर देता है। और ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे फूड के मूवमेंट के लिए, यानी कि उनमें अच्छे से सलीवा मिलना चाहिए, तभी वो अच्छी तरीके से डाइजेस्टिव ट्यूब में वो रेगुलेट कर पाएंगे और फूड जो है वो अच्छे से प्रोसेस्ड हो पाएगा। अब जो लाइनिंग कैनल है हमारे मसल्स का, वो करता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है, और जिसके कारण जो फूड है वो आगे की ओर धक्का, मतलब वो सिकुड़ने के कारण फूड धक्का देते जाता है फूड को और वो आगे बढ़ते जाता है। अब ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं वो कहाँ होते हैं? तो गट में, मतलब ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है उसके गट में। अब माउथ से जो फूड लिया गया वो जब स्टोमच तक आता है तो किससे आता है? फूड पाइप से, या फिर उसी को हम ओसोफेगस कहते हैं। और स्टोमच जो है वो बहुत ही बड़ा ऑर्गन होता है, जो कि जब हम भोजन करते हैं ना तो वो एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। और जो मस्कुलर वॉल है स्टोमच का, वो करता क्या है कि वो भी कुछ डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करता है, जो कि हमारे फूड के साथ मिल जाता है। और जो हमारे स्टोमच है उसमें डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा होता है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड है क्या कि स्टोमच के वॉल में ये प्रेजेंट रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो करते क्या हैं? तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करते हैं, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है यानी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, उसे हम पेप्सिन कहते हैं, और म्यूकस, ये सब जो हैं वो रिलीज होता है, जिसके मदद से हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है। तो अब हम देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो तो एक एसिडिक मीडियम है, तो वो कर क्या सकता है कि वो एसिडिटी मतलब हमारे शरीर में प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके लिए अब ये करता क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तरीके से इसका यूज क्या होता है कि जो पेप्सिन एंजाइम है उसके एक्शन को वो बढ़ा देता है। और जब जो अब क्या दूसरा फंक्शन होगा इस एसिड का, तो जो म्यूकस है, अब म्यूकस भी क्या क्या यहाँ पे हुआ, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो प्रेजेंट है स्टोमच में वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज किए, उसके बाद पेप्सिन रिलीज किए, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स और म्यूकस। तो डाइजेस्ट जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो करेगा क्या कि पेप्सिन की मदद करेगा और प्रोटीन जो है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब म्यूकस क्या करेगा, तो जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से रिलीज किया गया वो हमारे इनर लाइनिंग को, मतलब स्टोमच का जो इनर लाइनिंग है उसे वो अफेक्ट ना करे, इस कारण से म्यूकस सिक्रेट किया जाता है। और वो करता क्या है कि वो उसे बचा करके रखता है, यानी इनर लाइनिंग जो है हमारे स्टोमच का उसको प्रोटेक्ट करके रखता है जब हम नॉर्मल कंडीशन में हों। तो हम लोगों ने सुना होगा किसके बारे में, तो एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना है कि कंप्लेन करते हैं जो एडल्ट्स होते हैं कि एसिडिटी हो गया है। तो क्या ये जो एसिडिटी है वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसी से रिलेटेड है? तो हाँ, उसी के कारण होता है। अब जो एग्जिट होता है फूड का स्टोमच से कहाँ, तो थोड़े मात्रा में जो फूड है थोड़ा थोड़ा मात्रा में कर करके ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, मतलब वहाँ जितना पचना था हमारे स्टोमच में वो पच गया। अब बाकी जो बचा हुआ फूड है वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े मात्रा में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। और वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड इंटर करता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत बड़ा एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये एक तरीके से क्वाइल, मतलब मिला जुला रहता है एकदम क्वाइल जैसा।
और इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो डिफर करता है अलग अलग एनिमल्स में। ऐसे अगर हम ह्यूमन बींग्स में बात करें तो बहुत लंबा होता है, और अलग अलग एनिमल्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो डिफर करता है। किस कारण? तो जो वो फूड इनटेक करते हैं उसके कारण, मतलब किस तरीके का वो भोजन ले रहे हैं उसके कारण उनके स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ भी डिफर होगा। तो जैसे अगर हम हर्बीवोरस एनिमल्स की बात करें जो ग्रास ईटिंग है, तो उनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो काफ़ी लंबा होता है, क्योंकि उन्हें सेलुलोज को पचाना होता है, और सेलुलोज को पचाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। जबकि मीट ईटिंग जो एनिमल्स हैं, मतलब मीट खाने वाले, उनमें आसानी से मीट जो है वो पच जाता है। तो इस कारण से कार्निवोरस एनिमल जैसे कि टाइगर हो गए, उनका स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो बहुत छोटा होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वही ऐसा जगह है जहाँ की भोजन जो है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट हो करके, मतलब यहाँ कौन कौन सा कंप्लीट डाइजेशन होता है, किस किस चीज़ का? तो कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाता है। और ये डाइजेशन में मदद कौन करता है? तो लीवर और पैनक्रियाज कुछ सिक्रेट करके और स्मॉल इंटेस्टाइन को कोई एंजाइम भेजता है, जिसकी मदद से स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो फूड है वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। अब जो फूड आ रहा है स्टोमच से वो एसिडिक है, तो एसिडिक है तो इस कारण से उसे एल्कलाइन बनाना होगा। तो एल्कलाइन बनाने के लिए पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है वो उसके साथ रिएक्ट करता है, फूड के साथ। अब बाइल जूस जो है वो कहाँ से सेक्रेट होता है? तो लीवर से। अब ये करता क्या है कि जो भी फैट्स हैं उन पे एक्ट करता है बाइल जूस। तो फैट जो प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में वो बहुत बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स में होते हैं। अब एंजाइम्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि उन पे कार्य करके और उनको पचा पाए। तो इस कारण से बाइल साइट्स करते क्या है कि उनको तोड़ देते हैं स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, और जिसके कारण एंजाइम्स का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। और ये सिमिलर है जब सोप का एक्शन हम लोगों ने देखा केमिस्ट्री में, तो सोप के एक्शन में क्या होता है कि वो डर्ट को किस तरीके से चारों तरफ से घेर करके साफ करता है, उसी तरीके से यहाँ भी एंजाइम जो है वो छोटे छोटे जो फैट के ग्लोब्यूल्स हैं उसे चारों तरफ से घेर करके और उसे क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। अब पैंक्रियाज सिक्रेट करेगा पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें होगा क्या कि उसमें कुछ एंजाइम्स होंगे जैसे कि ट्रैप्सिन हो गए। इसका ट्रैप्सिन का यूज किया जाता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। उसके बाद लाइपेज भी सेक्रेट होता है, पेप्सिन जूस से लाइपेज भी निकलता है, और ये जो लाइपेज है इसकी मदद से इमल्सिफाइड फैट जो है वो टूटते हैं। और जो वॉल होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें भी ग्लैंड्स होते हैं, वो करते क्या है कि इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करते हैं। और जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फाइनली प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करते हैं, जो भी एंजाइम्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो डाइजेस्टेड फूड है यानी जो पचा हुआ फूड है वो किया क्या जाएगा कि इंटेस्टाइन का जो वॉल है उसके द्वारा वो इंटेक कर लिया जाएगा। अब जो इनर लाइनिंग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसमें बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम वीली कहते हैं, और इन वीली की मदद से जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन का वो बढ़ जाता है। बहुत सारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो सरफेस एरिया तो बढ़ेगा ही। और जो ये वीली होता है ये करता क्या है कि इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये करते क्या है कि एब्जॉर्ब फूड को मतलब फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, हर एक जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये हमारे बॉडी के जितने भी सेल हैं सभी तक इन एब्जॉर्ब फूड को पहुंचाता है। और जहां कि इनका यूटिलाइज कर किया जाता है एनर्जी को ऑब्टेन करने में। उसके बाद इनका और क्या यूटिलाइजेशन है? तो बिल्डिंग अप न्यू टिश्यू, नए टिश्यू के निर्माण में और पुराने टिश्यू के रिपेयरिंग में इन एनर्जी का यूज करते हैं कौन? तो सेल, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता है। अब जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो भेजा जाता है कहाँ? तो लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ की इसका जो वॉल है लार्ज इंटेस्टाइन का वो जो बचा हुआ पानी है वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है इस मटेरियल से,
जो कि नहीं पच पाया, और रेस्ट जो मटेरियल हो गए उन्हें वो रिमूव कर देता है भाया एनस, मतलब एनस के थ्रू। और जो एग्जिस्ट है इन वेस्ट मटेरियल का वो रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, तो एनल स्फिंक्चर्स के द्वारा। अब हम लोग डेंटल कैरीज देखते हैं कि किस तरीके से दांतों का रक्षा करना है। तो डेंटल कैरीज या फिर टूथ डिके जो होता है वो किस कारण से होता है, तो हमारा जो इनेमल है यानी दांत के ऊपर जो वाइट कवरिंग है वो लगातार सॉफ्ट होते जाता है, उसके कारण हमारा डेंटल कैरीज होता है या टूथ डिके होता है। ये शुरू कब होता है, तो जब बैक्टीरिया हमारे मुंह में, अगर कोई हम मीठा चीज़ खाते हैं यानी शुगर वाला चीज़ अगर खाएंगे तो बैक्टीरिया क्या करेगा कि उस शुगर पे एक्ट करके उसे एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और एसिड करता क्या है कि हमारे इनेमल को धीरे धीरे सॉफ्ट कर देता है। और अगर बैक्टीरियल सेल का जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो एक साथ मिल करके फूड पार्टिकल के साथ चिपक जाएंगे और हमारा जो टूथ है वो डेंटल प्लैक उसमें फॉर्म हो जाएगा। और सेलिवा जो है वो हमारे टूथ सरफेस तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि बाहर से तो एक लेयर बन गया, और इस कारण से वो इस एसिड को प्लैक जो कवर कर लिया, यानी पीला पीला हम लोग देखे होंगे कि दांत के ऊपर जो कवर हो जाता है, तो इस कारण से जो सेलिवा है वो वहां नहीं जा पाता है न्यूट्रलाइज करने के कारण, मतलब न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है हमारे दांतों में जो एसिड है उसको, तो इस कारण से हमारा दांत जो है वो डिके होने लगता है। अब ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग, अब अगर हम खा करके अगर मुंह धोएंगे, ब्रश करेंगे, तो क्या है जो भी प्लेक है हमारे दांतों में जमा हुआ वो हट जाएगा, और बैक्टीरिया जो एसिड प्रोड्यूस करेगा उससे पहले ही हमारे दांतों से जो शुगर कंटेंट्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, तो रहेंगे ही नहीं, तो उसे एसिड में वो कन्वर्ट कर ही नहीं पाएगा। और यदि अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अगर पल्प को इन्वेड कर लें, मतलब पल्प पे अगर आक्रमण कर लें, तो जिसके कारण क्या हो सकता है कि इन्फेक्शन भी हो सकता है या फिर वहाँ पे जलन भी हो सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मतलब इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन और भी जो अगले जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।